फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी औरत को कार में बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है। उस शख्स का इरादा कुछ ठीक नहीं होता, इसलिए वो औरत घर आते ही कार से नीचे उतर जाती है। उसके बाद वो अपने घर जाती है जहाँ पर वो अकेली होती है। तभी अचानक कोई शख्स आता है जिसे देखकर वो औरत पूरी तरह से डर जाती है। फिर रात में उसके साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया जाता, लेकिन सुबह होते ही वहाँ एक लड़की आती है। जब वो देखती है तो वहाँ उसकी लाश पड़ी हुई होती है, जैसे किसी ने उसका ब्रूटली रेप किया हो, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर ही मर चुकी होती है। अब वो लड़की वहाँ से भागते हुए पास के पुलिस स्टेशन पहुँचती है और बताती है कि उसकी बहन को किसी ने मार दिया है। लेकिन पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट लिखने की बजाय उसी लड़की को बुरा भला कहकर भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक न्यूज़ एंकर दिखाई जाती है जिसका नाम संध्या होता है। संध्या अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो जो करना चाहती है उसका बॉस वो उसे करने नहीं देता। वो बेफजूल की न्यूज़ करने को कहता है जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसी वजह से संध्या अपने बॉस के पास जाती है जिसका नाम रविकांत होता है। वो संध्या पर अपना रोब झाड़ता है जिससे वो गुस्से में आकर जॉब छोड़कर चली जाती है। अब संध्या एक कैफ़े जाती है जो उसके एक बॉयफ्रेंड अमर का होता है। संध्या उसे बताती है कि अब वो किसी के इशारों पर नहीं नाचेगी, इसलिए वो खुद कुछ अपना शुरू करेगी। मतलब वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर पॉडकास्ट शुरू करने का फैसला करती है। इस फैसले से उसकी फ्रेंड बॉबी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो पहले से ही उसे ये करने का कह रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग संध्या की फैमिली तैयार होकर अमर के घर जाती है, क्योंकि दोनों की शादी के लिए फैमिलीज मिलना चाहती हैं। सबको रिश्ता मंजूर होता है। तभी निकलते वक्त संध्या की फ्रेंड बॉबी की नौकरानी मिलती है जो बहुत डरी हुई होती है। वो बताती है कि बॉबी को किसी ने मार दिया है। ये सुनते ही संध्या बॉबी के घर जाती है जहाँ वो देखती है कि 2 लाशें पड़ी हुई हैं, बॉबी और उसके बॉयफ्रेंड की। वहाँ इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर राजीव भी आता है। पता चलता है कि लड़की का ब्रूटली रेप करके उसे मार दिया गया होता है। मंजर इतना खौफनाक होता है कि सबकी रूह कांप जाती है। संध्या अपनी फ्रेंड की मौत से बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। पुलिस को पता चलता है कि मीडिया उनकी बुराई कर रही है, तो राजीव मीडिया को समझाता है कि वो केस पर काम कर रहे हैं। संध्या बार बार पुलिस स्टेशन जाती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि केस सही से इन्वेस्टिगेट हो रहा है या नहीं। उसे पता चलता है कि पुलिस भी इस केस को सीरियस नहीं ले रही। संध्या अपने बॉस के पास जाती है। उसका बॉस उसे दोबारा ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन संध्या मना कर देती है और कहती है कि वो लोग सिर्फ टीआरपी के लिए न्यूज़ को मसालेदार बना देते हैं, इसलिए वो खुद का पॉडकास्ट शुरू करेगी जहां शहर के क्राइम्स की असली सच्चाई बताएगी। संध्या क्राइम सीन पर जाकर ऑब्जर्व करती है और उसे पता चलता है कि बॉबी की चेन गायब होती है। राजीव कहता है कि अगर चोरी होती तो चोर घर की कीमती चीज़ें भी ले जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये प्लान्ड मर्डर है। फुटप्रिंट से शक वॉचमैन जोगू पर जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और केस बंद कर दिया जाता है। संध्या के पॉडकास्ट की वजह से वो फेमस हो जाती है, लेकिन एक दिन वॉचमैन की फैमिली संध्या के पास आती है और कहती है कि उनके घर का आदमी बेगुनाह है। इस बात से संध्या को बहुत बुरा लगता है। तभी संध्या को एक मिस्टीरियस कॉल आती है जो असली किलर की होती है। वो कहता है कि पॉडकास्ट की कहानी अच्छी थी, लेकिन सच होती तो मज़ा और आता। किलर बताता है कि वो फिर से एक मर्डर करेगा और संध्या को चैलेंज देता है। संध्या वो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर लेती है और फिर पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। लोकेशन ट्रेस हो जाती है, लेकिन किलर बच निकलता है। बाद में संध्या को वानी नाम की औरत का कॉल आता है जो बताती है कि उसके साथ भी सालों पहले ऐसे ही हुआ था। मास्क पहने एक आदमी ने उस पर हमला किया था, लेकिन बच्चे की आवाज़ सुनकर भाग गया था। वानी बताती है कि उसके इलाके में और भी बहुत लड़कियां थीं जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की थी। संध्या वहां रुक जाती है और राजीव से गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पिछले 20 सालों का रेप और मर्डर केसेस की फाइल्स मांगती है। राजीव अपने दोस्त की मदद से वो फाइल्स अरेंज करता है। अब संध्या वहां छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी उसे उन 2 लड़कियों के केसेस के बारे में पता चलता है जिनका नाम रानी और लच्छी होता है, लेकिन रानी कहीं चली गई होती है। इसी बीच उसे एक और केस के बारे में पता चलता है जिसमें वो ललिता नाम की औरत से मिलने जाती है, लेकिन ललिता कुछ भी बताने से मना कर देती है।
उसके बाद उस औरत के मामा संध्या से मिलता है और ललिता के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ बता देता है। उसका कहना होता है कि जिनके साथ भी ऐसा हुआ है वो किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों को उनके बारे में पता चले। उस रात संध्या अपने कमरे में बैठी होती है और केस के बारे में सोच रही होती है कि अचानक कोई उसकी खिड़की पर पत्थर मारता है। संध्या जब बाहर देखती है तो उसे एक आदमी नज़र आता है जिसने मास्क पहना हुआ होता है। इसके बाद संध्या वापस अपने घर जाती है और पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों को वो सच बताती है जो उसने अपनी छानबीन से जाना होता है। यहाँ वो ललिता के केस के बारे में बताती है। वो कहती है कि लगभग 20 साल पहले दिवाली की रात ललिता घर में अकेली थी। तभी एक शख्स आता है, उसे पकड़कर घसीट कर बाहर ले जाता है। इसी दौरान ललिता का शौहर राजेश वहाँ आ जाता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही किलर उसे भाले से मार देता है और उसके गले में एक घंटी बांध देता है। ललिता के साथ वो गलत काम करता है और उसके बालों में गजरा लगाकर चला जाता है। किलर हर विक्टिम के साथ ऐसा ही करता है। संध्या बताती है कि उसकी फ्रेंड बॉबी के केस में भी बिल्कुल यही पैटर्न था। इससे क्लियर हो जाता है कि शायद वही किलर दोबारा वापस आ चुका है। संध्या लोगों को वार्निंग देती है कि किलर रात के अंधेरे में शिकार करता है। इस खबर के वायरल होते ही पूरे शहर में खौफ का माहौल बन जाता है। लोग पुलिस से सवाल करने लगते हैं। कमिश्नर राजमानी संध्या पर भड़क जाता है और मीडिया को कहता है कि वो झूठी कहानी सुना रही है, सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए। पिछले 20 सालों के रेप केसेस की सच्चाई सामने आने पर पुलिस को ट्रोल किया जा रहा होता है, जिससे राजीव भी नाराज़ होता है और संध्या को धमकाता है, लेकिन संध्या पर इसका कोई असर नहीं होता। अगले ही दिन संध्या अपने बॉस रवि कांत की मदद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वहाँ वो कहती है कि हमारे बीच एक सीरियल किलर घूम रहा है। वो उन औरतों को सामने लाना चाहती है जिनके साथ ये सब हुआ होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पता चलता है कि वो औरतें आने से मना कर रही हैं। इस बात पर उसका बॉस बहुत गुस्सा होता है। मीडिया भी संध्या को टारगेट करने लगती है। तभी वहाँ 2 लड़कियाँ आ जाती हैं, रानी और लच्छी। यहाँ पता चलता है कि लच्छी उस रात मरी नहीं थी, बल्कि जिंदा बच गई थी। लच्छी बताती है कि उसके गांव गंगावारम में हर साल गंगा माँ मेला लगता है। मेले की रात लच्छी और रानी को डांस के लिए बुलाया गया था। प्रोग्राम के बाद चिन्ना नाम का शख्स उन्हें तंग करने लगता है। MRO उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद दोनों को उसके इरादे ठीक नहीं लगते और वो गाड़ी से उधर जाती हैं। लच्छी घर आकर कपड़े चेंज कर रही होती है कि तभी वो किलर आ जाता है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसको मारता है और फिर वो उसको मरा हुआ समझकर उसके बालों में गजरा लगाकर चला जाता है। ये थी रानी और लच्छी की पूरी सच्चाई, लेकिन कोई भी उन पर यकीन नहीं करता। लोग कहते हैं कि संध्या ने उन्हें पैसे देकर बुलाया है। जब प्रूफ मांगा जाता है तो वो बताती हैं कि पुलिस ने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया था और भगा दिया था। तब ये बात सामने आती है कि उस वक्त जो ऑफिसर ने कंप्लेंट लेने से मना किया था वो और कोई नहीं बल्कि आज का DIG राजमानी था। सब हैरान रह जाते हैं। इसी बीच संध्या के फ़ोन पर एक लोकेशन आती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि एक और कपल का मर्डर हो चुका होता है। बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो किया गया होता है। इसी वजह से DIG राजमानी को लीव पर भेज दिया जाता है और अनंतिका नाम की ऑफिसर को चार्ज दे दिया जाता है। अनंतिका आते ही टीम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देती है और संध्या की रिसर्च साइज कर लेती है। संध्या नाराज़ होती है, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन की वजह से उसे टीम का हिस्सा बना लिया जाता है। बाद में अनंतिका राजमानी से पूछताछ करती है। राजमानी बताता है कि उस वक्त इलेक्शंस की वजह से उस पर काफ़ी प्रेशर था, इसलिए वो केस नहीं लिया गया। राजमानी संध्या को धमकी देता है और उसके बॉयफ्रेंड अमर का भी जिक्र करता है। दूसरी तरफ चिना लोगों को पीट रहा होता है जब राजमानी का कॉल आता है। राजमानी उसे कहता है कि केस में उसका नाम आ रहा है तो कुछ करो। चिना उसे तसल्ली देता है। संध्या अनंतिका को बताती है कि किलर इतने सालों से मर्डर कर रहा है और एजुकेटेड लगता है, इसलिए उस वक्त जॉब करने वालों की लिस्ट निकालनी चाहिए। अनंतिका इस बात को इग्नोर कर देती है। तब फोरेंसिक डॉक्टर बताता है कि एस्मिन के केस में किलर का बाल मिला था, जिससे DNA मिल चुका होता है। संध्या राजीव को सजेस्ट करती है कि चिना का DNA मैच करवाया जाए।
वो उसके घर जाते हैं और संध्या उसका टूथब्रश चुरा लेती है। डीएनए मैच नहीं होता, जिस पर अनिंदिका संध्या को डांटती है। इसी बीच किलर अनिंदिका को कॉल करता है और नेक्स्ट मर्डर को चैलेंज देता है। अनिंदिका को एक गिफ्ट मिलता है जिससे लगता है कि उसके पास में किलर से कोई कनेक्शन रहा है। अनिंदिका को शक होता है कि नेक्स्ट टारगेट संध्या हो सकती है। संध्या को वार्न किया जाता है। बाद में किलर संध्या पर अटैक करता है, लेकिन संध्या उससे लड़कर उसे बेहोश कर देती है। पता चलता है कि ये शख्स वानी का बेटा होता है। वानी के साथ भी कभी रेप हुआ था। गांव वालों के ताने और माँ के दुख की वजह से बेटा संध्या को रोकना चाहता था। संध्या गिल्टी फील करती है और केस और पॉडकास्ट दोनों छोड़ देती है। वो अमर से एंगेजमेंट कर लेती है। उधर अनिंदिका पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती है और तमिलनाडु के केसेस भी सामने आते हैं। इसी दौरान अमर की माँ का मर्डर हो जाता है। राजमानी कहता है कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। ये सुनते ही संध्या अमर को बताती है कि उन्हें पोस्टमार्टम करा लेना चाहिए, क्योंकि उसे शक होता है ये काम उसी किलर ने किया होगा। अब अमर संध्या पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद संध्या अपने घर आती है। वो अमर के घर से उसकी माँ के एक खिलौने का बॉक्स लेकर आई होती है और उसे चेक कर रही होती है। तभी उसके अंदर से एक झुमका मिलता है जो संध्या का ही होता है। दरअसल उसकी फ्रेंड बॉबी की मौत से पहले संध्या ने वो झुमका बॉबी को दिया था। ये झुमका अमर की माँ के खिलौने से मिलने पर संध्या को शक होता है, इसलिए वो अमर के घर जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अनिंदिका सरकारी जॉब करने वालों की लिस्ट चेक कर रही होती है। तभी उसे अमर के वालिद का नाम भी नज़र आता है, जिसका नाम रामू आनंद होता है। यानी अनिंदिका को भी उस पर शक होने लगता है। वहीं संध्या को भी डाउट होता है कि किलर रामू ही है, इसलिए उसका डीएनए सैंपल लेने उसके घर जाती है। लेकिन मसला ये होता है कि रामू को पहले ही पता चल चुका होता है कि संध्या वहाँ उसका डीएनए लेने आ रही है। इसीलिए वो संध्या को जान से मारने की कोशिश करता है, मगर संध्या उसे ज़ोरदार मुकाबला करती है और आखिर में वो किचन में लड़ रहे होते हैं कि उसके हाथ में कांटा आ जाता है, जिससे वो रामू को ज़ख्मी कर देती है। तभी वहाँ अनिंदिका और राजीव भी आ जाते हैं, जिससे रामू पकड़ा जाता है। अब रामू संध्या को पूरी सच्चाई बताता है कि उसने ये सब क्यों किया। रामू बताता है कि जब वो छोटा था तो अपने चचा चच्ची के साथ रहता था। उसकी चच्ची बहुत खूबसूरत थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन वक्त के साथ उसकी चच्ची का रवैया बदलने लगा और उसके इरादे ठीक नहीं रहे। वो रामू के साथ गलत काम करना चाहती थी और रोज़ उसे परेशान करती थी। रामू को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो अपनी चच्ची की बहुत इज्जत करता था। वो खुद को समझाता रहा, लेकिन वो औरत रुकती नहीं थी। एक दिन उसकी चच्ची ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। इतने में उसके चचा ने उन्हें देख लिया, लेकिन चच्ची उल्टा रामू को ही फंसा देती है और कहती है कि रामू ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। रामू गुस्से में होता है और सबसे पहले अपने चचा को मार देता है, फिर अपनी चच्ची के साथ ताल्लुक़ बनाकर, फिर अपनी चच्ची के साथ ज़बरदस्ती कर उसकी ख्वाहिश पूरी करके उसकी जान ले लेता है। क्योंकि उसकी चच्ची पैरों में घुंघरू और बालों में गजरा पहना करती थी, इसलिए रामू को इन चीज़ों से नफ़रत हो जाती है। उसके बाद जहाँ जहाँ रामू की पोस्टिंग होती है, वो ऐसी लड़कियाँ ढूंढ कर उन्हें मार देता है। वो अस्मी और बॉबी के बारे में भी बताता है। उसका कहना होता है कि उसने सब छोड़ दिया था क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी। इसी वजह से वो अपनी चच्ची वाला गुस्सा भूल चुका था। लेकिन एक दिन बॉबी उसके पास आई और उस वक्त उसने अपने पैरों में घुंघरू पहने हुए थे। ये देखकर रामू को सब कुछ याद आ गया और उसने बॉबी को मारकर फिर से शुरुआत कर दी। वहीं एस्मिन ने भी हाथ में घुंघरू पहने हुए थे, इसलिए रामू ने उसे भी मार दिया था। अगर रामू की बीवी की बात करें तो उसने रामू के बॉक्स में सब लड़कियों की पायल और झुमके देख लिए थे। इससे उसे पता चल गया था कि किलर वही है। इसी वजह से रामू ने अपनी ही बीवी को भी मार दिया था। रामू को भूलने की बीमारी होने की वजह से उसे किसी किस्म का अफसोस नहीं होता। वो कहता है कि वो ये सब भूल जाएगा, लेकिन तुम लोगों को याद रहेगा। तो दोस्तों, ये थी किलर की असली सच्चाई। आखिरकार किलर को फांसी की सज़ा हो जाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।